Class 10 Economics, Chapter 4, Globalization and Indian Economy, Globalization and Indian Economy। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इनको यहाँ पर देखेंगे और ये पार्ट 1 होगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देखिए नोट्स फॉर टीचर की बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको अध्याय 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर आपको है। देखिए जो कहा गया आपको, मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग इंक्रीजिंगली, देखिए मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग increasingly interconnected, while this interconnection while this interconnectedness across countries has many dimensions, cultural, political, social and economic. This chapter looks at globalization in a more limited sense. It defines globalization has the integration between countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporation (MNCs). As you will notice, the more complex issues of portfolio investment have been left out। ये आपको यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। विश्व के अधिकांश भाग जो हैं वो तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यहाँ हम देखिए, इफ़ वी लुक एट द पास्ट 30 ईयर और सो, we find that MNCs have been a major force in the globalization process, connecting distant regions of the world. Why are the MNCs spreading their production to other countries, and what are the ways in which they are doing so? The first part of the chapter discusses this. Rather than relying on quantitative estimates, the rapid rise and influence of MNCs has been shown through a variety of examples, mainly drawn from the Indian context. Note that the examples are an aid to explain a more general point. While teaching, the emphasis should be on the ideas, and examples are to be used as illustration. You can also creatively use a comprehension passage like the one given after section 2 to test and reinforce new concept। देखिए यहाँ जो यदि हम विगत 30 वर्षों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही है और किस तरह से कर रही है, अध्याय के पहले खंड में इसकी चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आंकड़ों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें, उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक है। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने तथा नवीन अवधारणा को सुदृढ़ करने के बोधगम्य अनुच्छेदों जैसे कि खंड 2 के अंत में दिया गया का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर मुख्य बातें थी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इज अ की बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। दिस हैज़ बीन डील्ड विद एट लेंथ इन दिस चैप्टर। देखिए, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ MNCs इन द प्रोसेस, यू हैव टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट ग्रैप्स this idea with sufficient clarity before moving on to the next topic. Globalization has been facilitated by several factors. Three of these have been highlighted: rapid movement in technology, liberalization,
of trade, liberalization of trade and investment policies and pressures from international organizations such as the WTO. Improvement in technology is a fascinating area for students, and why you may and you may with a few directions encourage them to do their own exploration and their own explorations. While discussing liberalization, you have to keep in mind that the students are unaware of what India was like in the pre-liberalization era. A role play could be conceived to compare and contrast the pre and post-liberalization era. Similarly, international negotiation under WTO and the uneven balance in power are interesting subjects that can be covered in a discussion mode rather than has lectures. देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इसके प्रभाव को समझने में उत्पादन एकीकरण और बाजार के एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्ययन में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई। अगले विषय पर जानने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर लें। वैश्वीकरण की हम देखिए, वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से 3 कारकों पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी में आपको तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के एक आकर्षक क्षेत्र है और उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि भारत के उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित है। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों में तुलना एवं विषमता दिखाने के नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार WTO के तहत होने वाली कंपनियां, संधियों और शक्तियों का असमान संतुलन रोचक विषय है। अधिक इसी प्रकार आपको अंतर्राष्ट्रीय संधियों और शक्तियों का असमान संतुलन रोचक विषय है, जिनको व्याख्यान की वजह चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। अंतिम खंड वैश्वीकरण। देखिए यहाँ पर क्या कि अंतिम खंड वैश्वीकरण के प्रभाव को शामिल किया गया। विकास प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है। इस खंड में अध्याय 1 एवं 2 जैसे न्यायसंगत विकास लक्ष्य क्या है के विषय में भी ध्यान रखे गए हैं, जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलाप और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सकेगा जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया, जैसे स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन या सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। तो फिर आपको देखिए द फाइनल सेक्शन कवर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर आपको जो कहा गया, देखिए द फाइनल सेक्शन कवर द फाइनल जो यहाँ पर आपको अंतिम जो आपको यहाँ पर हम कह रहे थे कि देखिए द फाइनल सेक्शन कवर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टू व्हाट एक्सटेंट हैज ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। दिस सेक्शन ड्रॉज ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन चैप्टर 1 and 2. For example, what is a fair development goal, which you can refer to. Also, examples and activities drawn from the local environment are a must while discussing this section. This might include contexts that have not been covered in the chapter, such as the impact of imports and local farmers, etc. Collective brainstorming session can be conducted to analyze such a situation. देखिए अंतिम खंड यहाँ जो कहा, अंतिम खंड वैश्वीकरण के प्रभाव को शामिल किया गया है। विकास प्रक्रिया में आपको वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है। इस खंड में अध्याय 1 और अध्याय 2 जैसे न्यायसंगत विकास लक्ष्य क्या है के विषय में ध्यान रखे गए हैं, जिनका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलाप और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सकेगा जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया है, जैसे स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थिति को विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। अब बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन, ये सूचना का स्रोत क्या आपको है। The call for a fairer globalization has been given, among others, by the international level organization www.ilo.org, www.WTO.org. It gives access to the varieties of agreements that are being negotiated at the WTO. For company-related information, most MNCs have their own websites. If you want to critically look at MNCs
देखिए वन रिकमेंडेड वेबसाइट इज corporation www.corporatewatch.org.uk। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनी वेबसाइट पर न्याय संगत वैश्वीकरण की अपील की है। ऐसी अपील अन्य संगठनों ने भी की है। एक अन्य रोचक स्रोत WTO की वेबसाइट है। ये WTO में किए जा रहे अनेक प्रकार के समझौते की जानकारी देता है। कंपनी से संबंधित जानकारियों के लिए अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी वेबसाइट है। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनी को आलोचना ढंग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमोदित वेबसाइट आपको इतना है। तो यहाँ पर फिर आपको कहा देखिए ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 4 में जो आप यहाँ पर कहा कि आपको ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पर आपको देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपको है उनको यहाँ पर आपको देखिए वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए हैज़ कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड जो यहाँ पर आपको कहा गया। देखिए हैज़ कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड देखिए क्या हैज़ कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिफोर अस द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विदिन आवर रिच। देखिए every season new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar exploration of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed fruits juice. देखिए आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व के लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविज़न और प्रसंस्कृत फलों के रस तक आगे यहाँ पर आपको कहा गया। फिर देखिए सच वाइड रैंकिंग ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज रिलेटिव सच वाइड रैंकिंग यहाँ पर जो आपको कहा गया। Such wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. In a matter of years, our markets have been transformed. How do we understand this rapid transformation? What are the factors that are bringing about these changes, and how are these changes affecting the lives of people? We shall dwell on this question in this chapter. यहाँ पर देखिए कि हमारे बाज़ारों में वस्तुओं की बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा गया, इसको देखिए कि प्रोडक्शन एक्सेस, देखिए प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, आपको प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज की बात यहाँ पर आपको की गई है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, आपके यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अंतर्देशीय उत्पादन को समझिए। अंतर्देशीय प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री मतलब पूरे देश भर में उत्पादन, या इसी बोलते हैं अंतर्देशीय उत्पादन, आप यहाँ बोलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या अंटिल द मिडिल ऑफ द 20th century प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल्स, food stuff and finished
products. The colonies such as India exported raw materials and foodstuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporation MNCs emerged on the scene. A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. MNC set up offices and factories for MNC setup. I think MNC is a company that owns MNC is a company that owns on or controls production in more than one nation. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profits. Consider the following examples. देखिए यहाँ पे जो कहा गया 20वीं शताब्दी के मध्य उत्पाद मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तु का आयात होता था। व्यापार ही दुरुस्त देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उन प्रदेशों में कार्यरत उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करें तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। निम्न उदाहरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो आपको कहा गया स्प्रेडिंग ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय MNCs की बात की गई है। देखिए यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय यहाँ पर आपको जो चीज़ आपको कही गई है, देखिए स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। देखिए स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, देखिए यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। देखिए ए लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इन डिजाइन्स etc. A large MNC producing industrial equipment designs its product in research center in the United States and then has the components manufactured in China. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe, where the product are assembled and the finished products are sold all over the world. Meanwhile, the company's customer care is carried out through call centers located in India. यहाँ पर देखिए क्या है कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उनके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में देखिए औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। आगे यहाँ पर आपको देखिए क्या कि दिस इज ए कॉल सेंटर इन बेंगलुरु। दिस इज ए कॉल सेंटर, यहाँ देखिए दिस इज ए देखिए दिस इज ए कॉल सेंटर इन बेंगलुरु equipped with telecom facilities and access to the internet to provide information and support to customer abroad. देखिए यहाँ पर क्या ये बेंगलुरु स्थित, देखिए बेंगलुरु स्थित जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधा और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, इसके बाद आपको यहाँ पर एक खास बात देखिए, इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस उदाहरण में आप यहाँ पर देखिए क्या है,
In this example, the MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally. As a result, production is organized in increasingly complex ways. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing location. Mexico and Eastern Europe are useful their closeness to the markets in the US and Europe. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspect of production. It also educated English speaking youth. It also has educated English speaking youth who can provide customer care services, and all this probably can mean a 50 to 60% cost saving for MNCs. The advantage of spreading out production across the borders or to the multinationals can be truly immense. देखिए यहाँ पर इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणाम तो उत्पादन प्रक्रिया क्रम से जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मेक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी है जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। यहाँ देखिए लेट्स वर्क, यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए लेट्स वर्क दिस आउट जो यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए क्या कि आओ इस पर विचार करते हैं। हाँ देखिए लेट्स वर्क दिस आउट, देखिए आओ इस पर विचार करते हैं। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्री इज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। द ब्रांड टैग सेज मेड इन थाईलैंड बट दे आर नॉट थाई प्रोडक्ट। We dissect the manufacturing process and look for the best solution to at each step. We are doing it globally in making garments. The company may, for example, get cotton fiber from कोरिया। देखिए यहाँ भी यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करे कि वस्त्र उद्योग उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व में फैली हुई है। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक शहर में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। तो फिर आपको आगे एक यहाँ पर जो इमेज आपको शो किया, उसको यहाँ पर देखिए, इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हियर। यहाँ देखिए हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पर खर्चीला ये हो गया, यहाँ पर खर्चीला हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फिगर यहाँ छोटे छोटे आपको दिया गया क्या कि आपको बेटर कंपटीशन आपको यहाँ पर कहा गया कि देखिए बेहतर माहौल है, अधिक मजदूरी आपके यहाँ पर बेहतर माहौल और अधिक मजदूरी, हायर वेजेज आपके यहाँ पे इस वजह से शिफ्ट यहाँ पर कर रहा है दूसरी जगह। तो इन जनरल देखिए आपको जो खास चीज़ आपको कहा गया, देखिए इन जनरल यहाँ पर जो आपको कहा गया इन जनरल In general, MNCs set up production where it is close to the markets, where there is a skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. In addition, MNCs look for government policies that look after their interest. You will read more about the policies later in this chapter. सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जो बाजार
बाजार के नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है, जो उनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए जो आगे यहाँ पर आपको कहा गया हैविंग assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machine, and another equipment is called investment. Investment made by MNC is called foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. लेकिन इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश से कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। ये परिसंपत्ति आपको लाभ अर्जित करेगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों के यहाँ पर आपको आगे देखिए 8 टाइम्स MNC सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटरी 8 टाइम्स MNC सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटरी with some of the local companies of these countries. The benefit to the local companies of such joint production is twofold. First, MNCs can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. Second, MNCs might bring with them the latest technology for production. देखिए प्रोडक्शन कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी इन देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि उत्पादन की मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको देखिए कहा गया, यहाँ पे एक इमेज भी आपको ऑलरेडी शो किया गया है। यहाँ ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से जो पहला इमेज आपके यहाँ पर है, ये इमेज है क्या, देखिए वुमेन एट होम। देखिए वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज MNCs। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के फुटबॉल निर्माण का चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या कि देखिए जीन्स प्रोड्यूस इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन USA for $145 और $6,500। यहाँ पर आपको देखिए एक इमेज में जो यहाँ पे शो किया गया, विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में ₹65 में बेची जा रही है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, यानी कि but the most common route for MNC's investment is to buy local companies and then to expand production. MNCs with huge wealth can quite easily do so. To take an example, Cargill Foods, a very large American MNC, has bought over a smaller Indian companies such as Parak Foods had built a large marketing network in various parts of India, where its brand was well reputed. Also, Parak Foods had four oil refineries, whose control has now shifted to Cargill. Cargill is now the largest producer of edible oil in India, with a capacity to make 5 million pouches daily. अब यहाँ पर देखिए क्या कि लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती। उदाहरण, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेलशुदा केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक
सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। आगे हम देखिए इन फैक्ट मैनी ऑफ द देखिए इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ exceeding the entire budget of the developing country government with such enormous wealth. Imagine the power and influence of these MNCs. There is another way. देखो there is another way in which MNCs control production. Large MNCs in developed countries place order for production with a small producer. Garments, footwear, footwear, sports items are example of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. देखिए यहाँ पर जो कहा कि वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अब आगे यहाँ पे आपको जो कहा गया देखिए द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द MNCs which then sell these under their own brand names to the customer. These large MNCs have a tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distance producers. Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and increase with local producer in various countries across the globe by setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up. MNCs are exerting a strong influence on production at these distance location. MNCs are exerting a strong influence on production at these distant location. As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked. तो यहाँ पर आप देखिए क्या कि इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणाम तो दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आगे यहाँ पर आपको कहा गया लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर फिर से आपको की गई है। लेट्स वर्क दिस आउट, देखिए आओ इन पर विचार करते हैं थोड़ा सा। देखिए लेट्स वर्क दिस आउट, आओ इन पर आपको विचार करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले देखिए आपको फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल दिया गया है, उसी को पहले देख लीजिए। तो यहाँ देखिए फोर्ड मोटर्स, देखिए एक अमेरिकी, देखिए यहाँ पर क्या कि एक अमेरिकी फोर्ड मोटर्स एंड अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विथ प्रोडक्शन स्पीड ओवर 26 countries of the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent 1,700 crore to set up a large plant near Chennai. This was
done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. By the year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars in the Indian markets, and while another 1,81,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil, and United States of America. The company wants to develop Ford India has a component supplying base for its other plants across the globe. यहाँ में जो आपको कहा उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिए। एक अमेरिकी कंपनी, यहाँ देखिए एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक देखिए वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो यहाँ पर आपको देखिए इमेज आपको पूरी तरह से यहाँ पर शो किया गया। ये इमेज आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि भारतीय मजदूरों द्वारा आपको निर्मित कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए ला दी जा रही है। अब यहाँ हम देखिए क्या है कि कार्स मेड बाय इंडियन वर्कर्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू बी सोल्ड अब्रॉड बाय MNCs। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आपको आगे यहाँ पर कहा गया रीड द पैसेज ऑन द, देखिए रीड द पैसेज यहाँ पर जो कहा गया रीड द पैसेज ऑन द लेफ्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए बाएं दिए गए अनुच्छेद को पढ़े और प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज MNC व्हाई। क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्यों? व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इंडिया। देखिए विदेशी निवेश क्या है कि फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था। आगे यहाँ पर कहा गया सेकंड देखिए थर्ड में, by setting up their production plants in India, MNCs such as Ford Motors tap the advantage not only of the large market that countries such as India provide, but also lower cost of production. Explain the statement. भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती है। कथन की व्याख्या करें। फिर आपको चौथा पॉइंट में आप कहता है क्या है कि देखिए व्हाई डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया हैज अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स कंपोनेंट फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशन। डिस्कस द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्स इन India. Second, B, the presence of several local manufacturers who supply auto parts to Ford Motors. सी क्लोजनेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना। देखिए आपने देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि यहाँ पर आपको कहा गया कि आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए उन कार के पुर्जों के विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है। निम्न कारकों विचार के और भारत में श्रमिक और अन्य संसाधनों पर लागत। बी, कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति जो फोर्ड मोटर्स को कर पुर्जों की आपूर्ति करते हैं। और सी, जिसे बोलते हैं अधिक संख्या भारत और चीन ग्राहकों से निकटता। फिर आपको 5 में कहता है कि in what ways will the production of cars by Ford Motors India lead to interlinking of production। तो यहाँ देखिए कहा कि भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा भारत में आपको फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार संबंधित होगा। तो हमें कहता है कि इन व्हाट वेज इन MNC डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। साथ में आपके यहाँ पर 6 जो कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनी से किस प्रकार अलग है। नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज और यूरोपियन सच एज नाइक सच एज निके, कोका-कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गेस व्हाई। देखिए लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की है, जैसे नोकिया, कोका-कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर आपको कहा गया क्या है कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स की बात की गई है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, देखिए विदेशी व्यापार और बाजारों के एकीकरण। यहाँ पर देखिए फॉरेन ट्रेड यहाँ पर आपको है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, विदेश व्यापार जो फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, और बाजारों के एकीकरण इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, बाजारों के एकीकरण। यहाँ पर देखिए
जो खास चीज़ आपको यहाँ पर देखिए लंबे यहाँ पर जो कहा गया लंबे समय से देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम foreign trade has been the main channel connecting countries. You would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in East and West, and the extensive trade that took place along these routes. Also, you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as the East India Company to India. What then is the basic function of foreign trade. लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में अपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आकर्षित हुई है। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या बुनियादी कार्य क्या है। आगे यहाँ पर देखिए टू पुट इट सिंपली to put it simply, foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market, and that's market of their own country. Producer can sell their produce not only in markets located within the country, but can also compete in markets located in other countries of the world. Similarly, for the buyers, import of goods produce in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. देखिए सरल शब्दों में कहा है तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार सरल शब्दों में कहा है तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है। इमेज में देखिए यहाँ पर इमेज आपको यहाँ पर शो किया। इस इमेज आपको यहाँ पर लेट्स देखिए यहाँ पर क्या कि लेट्स सी देखिए यहाँ पर क्या कि लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज इन द इंडियन मार्केट से। यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए अब भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव को उदाहरण के द्वारा देखिए अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया चाइनीज टॉयज इन इंडिया। देखिए भारत में चीन के खिलौने की बात यहाँ पर की गई। चाइनीज टॉयज इन इंडिया। देखिए चाइनीज टॉयज इन इंडिया मतलब भारत में चाइनीज खिलौने जो आपका उनको यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले देखिए चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। देखिए चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइस। दे स्टार्ट exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option of choosing between Indians and the Chinese toys because of the cheaper price and new designs. Chinese toys become more popular in Indian market. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in Indian market than earlier. देखिए यहाँ पर जो कहा गया व्हाट इज हैपनिंग हियर हैज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट्स इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट ए लोअर प्राइसेज for the Chinese toy makers. This provide an opportunity to expand business, and the opposite is true for Indian toy makers. They face losses as their toys are selling much less.
देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजार में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौने का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में आपको सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण आपको चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौने की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि इन जनरल, देखिए यहाँ पर इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया इन जनरल, देखिए इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेज। प्राइसेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नॉट क्लोजली compete against each other even though they are separated by thousands of miles. देखिए फॉरेन ट्रेड results in connecting the markets or integration of markets in different countries. देखिए सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा कि एक इमेज आपको दिया, देखिए क्या स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट फेसिंग स्टीप कंपटीशन फ्रॉम बोथ एमएनसी ब्रांड्स एंड इम्पोर्ट्स। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए क्या कि सिलाई जिसको बोलते हैं, सिलाई बनाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए फिर आपको आगे यहाँ पर क्या लेट्स वर्क दिस आउट, इन पे थोड़ा सा काम कीजिए, इन पर चर्चा कीजिए। लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर आपको की गई है। यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए ये जो कहा गया क्या व्हाट वाज द मेन चैनल, देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट, हाउ इज इट डिफरेंट नाउ। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन रिसेंट ईयर चाइना हैज बीन importing steel from India. Explain how the import of steel by China will affect. First, steel companies in China. Second, B, steel companies in India. Industries buying, देखिए C, industries buying steel for production of other industrial goods in China. Fourth, how will the import of steel from India into the Chinese markets lead to integration of markets for steel in the two countries? Explain. अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे हो गया। विदेश व्यापार, देखिए विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। चीन की इस्पात कंपनी को, भारत की इस्पात कंपनी को चीन में अन्य औद्योगिक वस्तु उत्पादन के इस्पात खरीदने वाले उद्योग, चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा, व्याख्या करें। यहाँ एक इमेज आपको शो क्या गया, देखिए ग्लोबलाइजेशन इज फन, वैश्वीकरण में मजा। देखिए ग्लोबलाइजेशन इज फन मतलब वैश्वीकरण में मजा है, आनंद है। देखिए बी केयरफुल दैट आवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विथ समडे यू विल, देखिए समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए ध्यान है आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको खास बात जो आपको कहा गया, देखिए इन द पास्ट 2 of 3 decades,
देखिए क्या इन द पास्ट टू और इन द पास्ट इन द व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन की बात यहाँ पर की गई। देखिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। तो इनमें देखिए इन द पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNCs in these countries have been rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. MNCs, for instance, the car manufacturing plants of Ford Motors in India not only produce cars for the Indian market, it also exports cars to other developing countries and exports the car component for its manufacturers around the world. Likewise, activities of most MNCs involve a substantial trade in goods and also services. देखिए विगत 3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर ले जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में आपको फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारों और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा देखिए द रिजल्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर जो आगे आपको यहाँ पर कहा गया द रिजल्ट ऑफ, देखिए द रिजल्ट ऑफ जो यहाँ पर आगे कहा देखिए द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर अधिकांश विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। आगे यहाँ पर कहा गया देखिए MNCs आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर moving between countries. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. देखिए यहाँ पर जो कहा गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। Besides the movement of goods, service, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. People usually move from one country to another in search of better income, better job or better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. देखिए यहाँ पर आपको जो कहा वस्तुओं सेवा और प्रौद्योगिकी। देखिए वस्तुओं सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। वस्तुओं सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। Beside the movements of goods, service, investment, and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs, or better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions.
फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया आगे यहाँ पर आपको है कि देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट यहाँ पर जो आपका आओ इन पर भी थोड़ा सा विचार भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको कहा है वैश्वीकरण प्रक्रिया में देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज, यहाँ पर जो कहा गया व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है, पहला। दूसरा आपके व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंकेड, ये वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। देखिए तीसरा नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए चूज द सही विकल्प का चयन करें। ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन ए फर्स्ट देखिए लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, बी ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, सी नो चेंजेस इन कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर। देखिए आपको सही विकल्प का चयन करें। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी, ख उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ग उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो आगे कहा गया फैक्टर दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर आपको कहा गया फैक्टर दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक यहाँ पर चर्चा की गई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक उसकी यहाँ पर आपको चर्चा की गई है। इसको यहाँ पर देखिए टेक्नो सबसे पहला आपको जो कारक है फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए क्या कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस द past 50 years have stimulated the rapid movement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvement in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. यहाँ जो कहा देखिए प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति व मुख्य कारक, प्रौद्योगिकी में आपको तीव्र उन्नति व मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रता आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। आगे हम देखिए कंटेनर, यहाँ पर जो आगे आपको कहा गया देखिए कंटेनर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, फिगर आपको दिया गया है। कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात की, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर या वस्तु यहाँ पर देखिए कहते हैं गुड्स आर, यहाँ पर जो आपको कहा गया गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट onto ships, railways, planes and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling cost and increase the speed with which exports can reach markets. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volumes of goods being transported by airlines. देखिए वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों को बिना क्षति के लादा जा सकता है। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणाम तो वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव है। परिणाम तो आपको वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप देखिए इसको यहीं तक रखिए, यहाँ पर इसको यहीं तक रखिए। ये आपको अगले चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के यहीं तक इस चीज़ को रखा जाए।